नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो मेडिकल दुनिया के लिए बहुत अहम है, पर शायद आम तौर पर उतनी चर्चा में नहीं रहता। जी क्लिनिकल रिसर्च एथिक्स और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस, यानी जीसीपी। बिल्कुल। ये वो नियम, वो सिद्धांत हैं जो ये तय करते हैं कि नई दवाएं या इलाज जब विकसित हों तो वो सुरक्षित हों, भरोसेमंद हों। हाँ, और इंसानी लिहाज से भी सही हों। जी हाँ, नैतिकता बहुत जरूरी है। हमारी आज की बातचीत का आधार फाउंडेशंस ऑफ क्लिनिकल रिसर्च, एथिक्स एंड गुड प्रैक्टिस के कुछ अंश रहेंगे। और हम आज यही समझने वाले हैं कि ये नियम क्यों बने, इनका क्या मतलब है, ये काम कैसे करते हैं और कैसे ये रिसर्च में हिस्सा लेने वालों की हिफाजत करते हैं। बिल्कुल। और साथ ही ये कैसे पक्का करते हैं कि जो नतीजे हमें मिले वो साइंटिफिकली सही हों, भरोसे लायक हों। भारत के आईसीएमआर दिशा निर्देशों पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलें शुरू करें। हाँ जरूर। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये नियम कोई एक दिन में नहीं बन गए। हाँ, ये अचानक से नहीं आए होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दरअसल इतिहास में हुई कुछ बहुत गंभीर चूकों और त्रासदियों का नतीजा है। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगे? सबसे भयानक शायद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नाजी प्रयोग थे। ओह हाँ। उनकी वजह से दुनिया को समझ आया कि इंसानों पर प्रयोग के लिए सख्त नियम चाहिए। और फिर 1947 में आया न्यूरनबर्ग कोड, जिसने सबसे पहले स्वैच्छिक सहमति की बात की। हाँ, वॉलंटरी कंसेंट। बिल्कुल, कि किसी भी इंसान पर उसकी मर्जी के बिना कोई प्रयोग नहीं होगा और वो प्रयोग वैज्ञानिक तौर पर सही होना चाहिए और इंसान का हित सबसे ऊपर। पर ये तो शुरुआत थी। जी। फिर अमेरिका में 1937 में एलिक्सर सल्फानिलामाइड त्रासदी हुई। एक दवा थी, उसके घोल में जहरीला पदार्थ था। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। 100 से ज्यादा मौतें हुई थीं, कई बच्चे भी थे। जी, बहुत दुखद था। उससे ये समझ मिला कि दवा को बाजार में लाने से पहले उसकी सुरक्षा जांचनी होगी। और इसी वजह से 1938 में अमेरिका में फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना। सुरक्षा ये एक अहम पड़ाव था। फिर 60 के दशक में थैलिडोमाइड का मामला सामने आया। थैलिडोमाइड, हाँ, वो दवा जिसने हजारों बच्चों में गंभीर शारीरिक दिक्कतें पैदा कर दी। हाथ पैर ठीक से विकसित नहीं हुए। बिल्कुल, इसने दुनिया को हिला दिया और तब समझ आया कि दवा का सिर्फ सुरक्षित होना काफी नहीं है, उसे असरदार भी होना चाहिए, इफेक्टिव। एग्जैक्टली उसे प्रभावी भी साबित करना होगा। और इसी के बाद 1962 में अमेरिका में कीफावर हैरिस अमेंडमेंट्स आए। तो पहले सुरक्षा फिर प्रभाव। जी। और फिर 1964 में वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन ने हेलसिंकी घोषणा पत्र जारी किया। ये न्यूरेनबर्ग कोड पर ही आधारित था, लेकिन और ज्यादा विस्तृत था। और ये आज भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है ना। हाँ, ये आज की रिसर्च एथिक्स की नींव है। इसने साफ साफ कहा कि रिसर्च में भाग लेने वाले व्यक्ति का कल्याण, उसका हित हमेशा विज्ञान और समाज के हितों से ऊपर रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। और टस्कीगी सिफिलिस स्टडी का भी जिक्र जरूरी है शायद। हाँ बिल्कुल। अमेरिका की वो स्टडी जहां सालों तक सिफिलिस के मरीजों को, जो ज्यादातर अफ्रीकन अमेरिकी पुरुष थे, जानबूझकर इलाज नहीं दिया गया जबकि इलाज मौजूद था। ये तो बहुत ही अनैतिक था। बेहद। जब ये बात खुली तो हंगामा मच गया और इसी के नतीजे में 1979 में आई बेलमोंट रिपोर्ट। बेलमोंट रिपोर्ट, इसने क्या सिद्धांत दिए हैं? इसने अमेरिका में रिसर्च के लिए 3 बुनियादी नैतिक सिद्धांत दिए: व्यक्तियों का सम्मान, रिस्पेक्ट फॉर पर्सन्स, उपकार, बेनिफिसेंस यानी भलाई करना, और जस्टिस यानी न्याय। तो ये सारी घटनाएं दिखाती हैं कि कैसे हम धीरे धीरे, मतलब सिर्फ हादसों पर रिएक्ट करने से आगे बढ़कर नियम बनाने की तरफ बढ़ें। बिल्कुल, प्रोएक्टिव हुए, ऐसे मानक बनाए जो लोगों की सुरक्षा पहले से सुनिश्चित कर सकें। तो ये तो हुई इतिहास की बात कि नियमों की जरूरत क्यों पड़ी। अब आते हैं गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस यानी जीसीपी पर। ये क्या है और ये कैसे एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बना? देखिए, 80s के दशक तक क्या था कि यूरोप, जापान, अमेरिका, सब जगह दवा बनाने और मंजूरी देने के नियम काफी अलग अलग थे। अच्छा। तो उससे क्या दिक्कत होती थी? दिक्कतें बहुत थीं। मान लीजिए एक कंपनी ने अमेरिका में सारे ट्रायल कर लिए, दवा को मंजूरी मिल गई, अब उसे यूरोप में बेचना है तो वहां के नियम अलग। तो हो सकता है कुछ ट्रायल दोबारा करने पड़े। ओ, मतलब दोहराव, देरी। हाँ बिल्कुल, डुप्लीकेशन होता था, नई दवाएं मरीजों तक देर से पहुंचती थीं और खर्चा भी बढ़ता था। एक तरह का तालमेल नहीं था। समझ गया। इसी कमी को दूर करने के लिए 1990 में बनी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन
यानी ICH। इसमें रेगुलेटर्स भी थे और दवा उद्योग के लोग भी। और इन्होंने ही GCP बनाया। जी। ICH ने 1996 में E6 गाइडलाइन जारी की, जिसे हम आज GCP कहते हैं। तो ये GCP असल में है क्या, अगर सरल शब्दों में समझाना हो? GCP ये क्लिनिकल ट्रायल्स करने का एक अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड है। ये एक गाइड बुक है जो बताती है कि इंसानों पर होने वाले ट्रायल्स को कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे कंडक्ट करना है, कैसे मॉनिटर करना है, डेटा कैसे रिकॉर्ड करना है, एनालाइज करना है, रिपोर्ट करना है, ताकि सब कुछ नैतिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सही हो। बिल्कुल। इसके 2 मुख्य लक्ष्य हैं, जैसा आपने शुरू में कहा था। हाँ, लोगों की सुरक्षा और डेटा की सच्चाई, ये दोनों जुड़े कैसे हैं, ये दिलचस्प है। ये बहुत गहराई से जुड़े हैं। आप सोचिए, अगर किसी ट्रायल में नैतिकता का पालन न हो, मान लीजिए लोगों को ठीक से बताया ही नहीं गया कि ट्रायल किस बारे में है, या उन पर दबाव डाला गया शामिल होने के लिए, तो उनसे मिला डेटा भरोसे लायक कैसे होगा? सही बात है। शायद वो पूरी जानकारी ना दें या डर के मारे कुछ छुपा ले, तो डेटा की क्वालिटी खराब हुई। और दूसरी तरफ सोचिए, अगर डेटा ही ठीक से रिकॉर्ड ना किया गया हो। हाँ, मान लीजिए साइड इफेक्ट्स को ठीक से नोट ही नहीं किया, या किसी मरीज की हालत बिगड़ रही है और वो जानकारी समय पर आगे नहीं बढ़ाई गई, तो ये सीधे सीधे लोगों की सुरक्षा का सवाल बन गया। मतलब अच्छी नैतिकता अच्छे विज्ञान की शर्त है, और अच्छा विज्ञान अच्छी नैतिकता के बिना अधूरा है। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि एक वैज्ञानिक रूप से कमजोर या खराब तरीके से किया गया ट्रायल सिर्फ एक साइंटिफिक फेलियर नहीं है, वो एक एथिकल फेलियर भी है। GCP इन दोनों को साथ लेकर चलता है। और जब सब देश एक ही GCP को मानते हैं तो फायदा ये होता है कि एक देश में हुआ ट्रायल का डेटा दूसरे देश में भी मान्य हो सकता है। रेगुलेटर्स उसे स्वीकार कर सकते हैं, जिससे फालतू के ट्रायल बचते हैं। दवाएं जल्दी मंजूर होती हैं और लागत भी कम होती है। इसे हार्मोनाइजेशन कहते हैं, यानी सामंजस्य। ठीक है, GCP के कुछ बुनियादी सिद्धांत भी हैं, शायद 13 हैं। क्या आप उनका सार बता सकती हैं, बिना लिस्ट में जाए? हाँ, जरूर। उन 13 सिद्धांतों का निचोड़ कुछ मुख्य बातों में है। पहला, हमेशा नैतिक रहो, हेलसिंकी घोषणा पत्र के सिद्धांतों का पालन करो। ठीक है। दूसरा, हमेशा जोखिम और फायदे का तौल करो, बेनिफिट रिस्क एनालिसिस। फायदा हमेशा जोखिम से ज्यादा होना चाहिए। ये तो बहुत जरूरी है। तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, ट्रायल में हिस्सा लेने वाले व्यक्ति का कल्याण, उसकी भलाई सर्वोपरि है। विज्ञान या समाज के हित से भी ऊपर। व्यक्ति पहले। जी। चौथा, ट्रायल वैज्ञानिक रूप से मजबूत होना चाहिए और उसका एक साफ लिखित प्रोटोकॉल होना चाहिए। पांचवा, सारा काम योग्य लोगों, क्वालिफाइड पर्सनल द्वारा ही किया जाना चाहिए, डॉक्टर, नर्स, रिसर्चर। और छठा, हर चीज ठीक से दर्ज होनी चाहिए, रिकॉर्डेड, और सहमति सोच समझकर बिना दबाव के लेनी है और गोपनीयता बनाए रखनी है। ये सब मिलकर GCP की आत्मा है। ये सब आपस में जुड़े हुए लगते हैं। बिल्कुल, इन्हें अलग अलग नहीं देख सकते, ये एक पूरा ढांचा है। और ये GCP गाइडलाइंस भी समय के साथ बदलती रही हैं। आपने E6 का जिक्र किया था, अब कुछ नया भी आ रहा है, E6R3। हाँ बिल्कुल, GCP कोई पत्थर की लकीर नहीं है। जैसे जैसे विज्ञान टेक्नोलॉजी बदलती है, वैसे वैसे नियम भी बदलते हैं, बेहतर होते हैं। जो पहला E6 था 1996 का, वो ज्यादातर कागज पर आधारित काम के लिए था। अच्छा। फिर 2016 में आया E6R2। इसने कुछ नई चीजें जोड़ी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मान्यता दी, रिस्क बेस्ड अप्रोच की बात की, मतलब हर चीज पर एक जैसी सख्ती करने की बजाय जहां ज्यादा रिस्क है वहां ज्यादा ध्यान दो। ये तो लॉजिकल लगता है। और अब E6R3 जो शायद 2025 में लागू होगा, उसमें क्या बड़ा बदलाव है? E6R3 एक बड़ा शिफ्ट है। ये GCP को और ज्यादा लचीला, फ्लेक्सिबल और फिट फॉर पर्पस बनाने की कोशिश है। फिट फॉर पर्पस मतलब ये कि हर ट्रायल के लिए एक ही साइज का नियम फिट नहीं होता। एक सिंपल, कम रिस्क वाले ट्रायल के लिए शायद उतने भारी भरकम नियमों की जरूरत न हो जितनी एक जटिल, ज्यादा रिस्क वाली ट्रायल के लिए है। तो प्रक्रियाएं ट्रायल के रिस्क और महत्व के अनुपात में हों, प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल सोच है। और ये नई टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। जैसे आजकल डिसेंट्रलाइज्ड ट्रायल्स हो रहे हैं, जहां मरीज को बार बार हॉस्पिटल नहीं आना पड़ता, डेटा घर से ही लिया जा सकता है। पहने वाले गैजेट्स, वेयरेबल्स वगैरह से। हाँ, या वीडियो कॉल से। इलेक्ट्रॉनिक सहमति ई-कंसेंट भी है। इन सबको R3 में जगह दी जा रही है। सोच ये है कि नियम इनोवेशन को रोके नहीं, बल्कि उसे सही दिशा दें।
इसे क्वालिटी बाय डिजाइन कहते हैं, यानी क्वालिटी को शुरू से ही डिजाइन का हिस्सा बनाओ। यानी नियमों को ज्यादा स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं नैतिक निगरानी की। आपने IRB या IEC का जिक्र किया था। ये क्या होते हैं और इनका क्या रोल है? IRB यानी इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड या IEC यानी इंडिपेंडेंट एथिक्स कमिटी। आप इन्हें क्लिनिकल रिसर्च का नैतिक पहरेदार समझ सकते हैं, गेटकीपर्स। नैतिक पहरेदार। जी, ये स्वतंत्र कमिटियां होती हैं। इनका मुख्य काम है ट्रायल में भाग लेने वाले लोगों के अधिकार, उनकी सुरक्षा और उनके कल्याण की रक्षा करना। और इनका स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है, ताकि ये बिना किसी दबाव के काम कर सकें, चाहे वो दबाव रिसर्च करने वाली संस्था का हो या पैसा लगाने वाली कंपनी का। इनका फोकस सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेंट्स का हित होना चाहिए। जैसे टस्केगी वाले मामले में ऐसी कोई स्वतंत्र निगरानी नहीं थी शायद। बिल्कुल उसी तरह की नैतिक विफलताओं के बाद ही इनकी जरूरत महसूस हुई और ये अनिवार्य बने। तो इनके पास क्या अधिकार होते हैं? ये करते क्या हैं? इनके पास काफी अधिकार हैं। कोई भी क्लिनिकल ट्रायल इनकी लिखित मंजूरी के बिना शुरू ही नहीं हो सकता। अच्छा। ये ट्रायल शुरू होने से पहले प्रोटोकॉल को, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म को, जो जानकारी पार्टिसिपेंट्स को दी जाएगी उसे, रिसर्चर की क्वालिफिकेशन को, सबको बारीकी से जांचते हैं। और ट्रायल शुरू होने के बाद इनकी भूमिका खत्म नहीं होती। ये ट्रायल के चलते रहने के दौरान भी निगरानी रखते हैं। कम से कम साल में एक बार रिव्यू करते हैं। अगर प्रोटोकॉल में कोई बदलाव करना हो तो उसे भी मंजूर करते हैं। और सबसे ज़रूरी, अगर उन्हें लगता है कि ट्रायल में हिस्सा लेने वालों के लिए जोखिम फ़ायदे से ज़्यादा हो गया है तो वो ट्रायल को रोक सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं या पूरी तरह बंद भी करवा सकते हैं। ये एक लगातार चलने वाली निगरानी है, ऑनगोइंग रिव्यू। इनकी बनावट में भी कुछ खास होता है। कौन लोग होते हैं इनमें? हाँ, ये जानबूझकर विविध बनाए जाते हैं। इनमें डॉक्टर और वैज्ञानिक तो होते ही हैं, पर साथ में कम से कम एक सदस्य ऐसा होना चाहिए जिसका सीधा साइंस से वास्ता न हो। जैसे कोई वकील हो सकता है, कोई समाज सेवक, कोई नैतिकता का जानकार, एथिसिस्ट। और एक सदस्य आम जनता या समुदाय से भी होना चाहिए, जिसका उस संस्था से कोई लेना देना न हो, ताकि अलग अलग नजरिए से चीजों को देखा जा सके। बिल्कुल, ये मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं ट्रायल में शामिल दो और मुख्य किरदारों पर, इन्वेस्टिगेटर और स्पॉन्सर। पहले इन्वेस्टिगेटर की बात करते हैं। ये कौन होता है? इन्वेस्टिगेटर, जिसे हम अक्सर प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या PI कहते हैं, वो डॉक्टर या वैज्ञानिक होता है जो किसी खास रिसर्च सेंटर या हॉस्पिटल में उस ट्रायल को करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होता है। साइट पर इंचार्ज। हाँ, कह सकते हैं। उसका योग्य होना बहुत जरूरी है। सही पढ़ाई, ट्रेनिंग, अनुभव। और उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है ट्रायल में शामिल लोगों का कल्याण और उनकी मेडिकल देखभाल, पार्टिसिपेंट सेफ्टी एंड वेलबींग। यानी मरीज पहले। हमेशा। इसके अलावा प्रोटोकॉल का पूरी सख्ती से पालन करना, सही तरीके से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, जो दवा या प्रोडक्ट ट्रायल में इस्तेमाल हो रहा है, इन्वेस्टिगेशनल प्रोडक्ट IP, उसका पूरा हिसाब रखना, सारे रिकॉर्ड्स मतलब सोर्स डॉक्यूमेंट्स, केस रिपोर्ट फॉर्म्स, CRFs, उनको सही भरना और संभाल कर रखना। और अगर कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो तो उसकी तुरंत स्पॉन्सर को रिपोर्ट करना। और अगर वो अपनी टीम में किसी को कोई काम सौंपता है, जैसे नर्स को या जूनियर डॉक्टर को, तो उनकी निगरानी करना भी उसी की जिम्मेदारी है। डेलीगेशन एंड ओवरसाइट। समझ गया। अब बात करते हैं स्पॉन्सर की। प्रायोजक, ये कौन होता है? स्पॉन्सर वो व्यक्ति, कंपनी, संस्था या संगठन है जो उस क्लिनिकल ट्रायल को शुरू करने, उसका मैनेजमेंट देखने और या उसे फिनेंस करने की जिम्मेदारी लेता है। ये कोई दवा कंपनी हो सकती है? हाँ, अक्सर दवा कंपनियां होती हैं, पर कोई सरकारी एजेंसी भी हो सकती है, जैसे NIH या ICMR, या कोई यूनिवर्सिटी भी स्पॉन्सर हो सकती है अपने रिसर्च के लिए। स्पॉन्सर की मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं? ये तो बड़े लेवल पर काम करते होंगे। हाँ, इनकी जिम्मेदारी काफी व्यापक होती है, जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना और लागू करना, ये सुनिश्चित करना कि ट्रायल के लिए सही और योग्य इन्वेस्टिगेटर चुने जाएं। अच्छा। पूरे ट्रायल की मॉनिटरिंग करवाना, मतलब ये देखना कि साइट पर सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं, जो दवा IP इस्तेमाल हो रही है वो सही मानकों GMP, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के तहत बनी हो और साइट तक सही सलामत पहुंचे। और सेफ्टी? हाँ, सेफ्टी डेटा का लगातार मूल्यांकन करना। अगर कोई नया रिस्क पता चलता है तो रेगुलेटरी अथॉरिटी
जैसे भारत में CDSCO या अमेरिका में FDA, और सभी इन्वेस्टिगेटर्स को तुरंत बताना और सारे कानूनी और रेगुलेटरी नियम कायदों का पालन सुनिश्चित करना। तो ये इन्वेस्टिगेटर और स्पॉन्सर, इनकी अलग अलग भूमिकाएं, ये मिलकर एक तरह का सुरक्षा जाल कैसे बनाती हैं? क्या इनमें कोई चेक्स एंड बैलेंसेस हैं? हाँ, ये सिस्टम बड़ा दिलचस्प है। सोचिए, स्पॉन्सर का एक निहित स्वार्थ है कि ट्रायल कामयाब हो, दवा पास हो जाए। हाँ, उनका बिजनेस है। बिल्कुल। वहीं इन्वेस्टिगेटर की पहली जिम्मेदारी और निष्ठा अपने मरीज के प्रति है, उसकी भलाई के प्रति। डॉक्टर का धर्म। सही। तो स्पॉन्सर मॉनिटरिंग के जरिए ये देखता है कि इन्वेस्टिगेटर प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है, डेटा सही रिकॉर्ड कर रहा है। ये एक चेक हुआ। ठीक। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेटर अपनी मेडिकल जजमेंट से ये देखता है कि प्रोटोकॉल किसी खास मरीज के लिए सुरक्षित है या नहीं। अगर उसे लगता है कि प्रोटोकॉल फॉलो करने से मरीज को खतरा है, तो वो आवाज उठा सकता है, स्पॉन्सर से बात कर सकता है। ये दूसरा चेक हुआ। तो एक दूसरे पर नजर रखते हैं जिससे संतुलन बना रहता है। बिल्कुल। ये आपसी संतुलन ही पार्टिसिपेंट्स की सुरक्षा और डेटा की क्वालिटी दोनों को बचाता है। स्पॉन्सर का व्यापक दृष्टिकोण और इन्वेस्टिगेटर का मरीज केंद्रित फोकस, ये मिलकर सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एक ही व्यक्ति या संस्था दोनों भूमिकाएं निभाएं। हाँ, खासकर एकेडमिक रिसर्च में, जैसे कोई प्रोफेसर अपनी लैब में कोई नई दवा या डिवाइस टेस्ट कर रहा है, तो वो स्पॉन्सर भी हो सकता है और इन्वेस्टिगेटर भी। इसे स्पॉन्सर इन्वेस्टिगेटर कहते हैं। तब उसे दोनों की जिम्मेदारियां पूरी करनी होती हैं। ये तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम हो गया। जी हाँ। चलिए, अब उन दो दस्तावेजों पर आते हैं जिन्हें आपने ट्रायल की रीड कहा था, प्रोटोकॉल और इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर IB। पहले प्रोटोकॉल की बात करते हैं। ये क्या होता है? प्रोटोकॉल समझिए ट्रायल का ब्लूप्रिंट है, नक्शा है, रोड मैप है। ये एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है। कितना डिटेल्ड? बहुत। इसमें सब कुछ लिखा होता है। ट्रायल का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव्स, इसे क्यों किया जा रहा है, रैशनल, इसका डिज़ाइन क्या होगा, रैंडमाइज्ड होगा, डबल ब्लाइंड होगा, कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, इंक्लूजन क्राइटेरिया, कौन नहीं हो सकते, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कौन सी दवा दी जाएगी, कितनी डोज में कैसे दी जाएगी, इलाज का असर कैसे नापा जाएगा, एंड पॉइंट्स, सेफ्टी कैसे मॉनिटर होगी, डेटा का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कैसे होगा, नैतिक पहलू क्या है, सब कुछ। बाप रे, ये तो पूरी किताब हो गई। हाँ, ये बहुत अहम दस्तावेज है और ये इन्वेस्टिगेटर, स्पॉन्सर और IRBEC सबके लिए एक तरह से बाइंडिंग होता है। सबको इसे फॉलो करना होता है। और इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर IB, ये क्या काम करता है? IB जो है वो उस दवा या प्रोडक्ट के बारे में है जिस पर ट्रायल हो रहा है। ये एक तरह का उस दवा का पूरा बायोडेटा है। बायोडाटा मतलब उस दवा के बारे में अब तक जो भी पता है, उसकी केमिस्ट्री क्या है, जानवरों पर स्टडी में क्या नतीजे आए, नॉन क्लिनिकल डेटा, इंसानों में पिछले ट्रायल्स में क्या देखा गया, क्लिनिकल डेटा, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो सारी जानकारी इस एक डॉक्यूमेंट में इकट्ठी होती है। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है इन्वेस्टिगेटर को उस दवा की पूरी और सही जानकारी देना, ताकि वो समझ सके कि ये ट्रायल क्यों किया जा रहा है, इसमें क्या जोखिम है, क्या संभावित फायदे हैं, और ट्रायल के दौरान मरीजों की देखभाल कैसे करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है। ये उसके लिए गाइड की तरह काम करता है। और क्या ये जानकारी फिक्स रहती है या बदलती है? नहीं, ये बदलती रहती है। IB एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। जैसे जैसे दवा पर और रिसर्च होती है, नई जानकारी सामने आती है, खासकर सेफ्टी से जुड़ी। तो इसे अपडेट करना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। इससे कम से कम साल में एक बार रिव्यू किया जाता है, और जब भी कोई जरूरी नई जानकारी मिलती है, इसे तुरंत अपडेट किया जाता है। और ये अपडेटेड IB फिर इन्वेस्टिगेटर्स और IRB इसी को भी भेजा जाता है। तो संक्षेप में IB दवा के बारे में बताता है, हाँ, और प्रोटोकॉल उस दवा को टेस्ट करने का तरीका बताता है। बिल्कुल सही। IB प्रोडक्ट लेवल का रिस्क बताता है, और प्रोटोकॉल उस रिस्क को स्टडी के दौरान मैनेज करने का तरीका बताता है, जैसे सही मरीज चुनकर, सेफ्टी मॉनिटरिंग प्लान बनाकर, वगैरह। ठीक है, अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन पर। आपने शुरू में एक बात कही थी, हाँ, अगर लिखा नहीं तो हुआ नहीं। ये GCP का एक मूल सिद्धांत है। जी हाँ, ये GCP की आत्मा का हिस्सा है। क्लिनिकल रिसर्च में दस्तावेजीकरण, यानी हर चीज को लिखना और रिकॉर्ड करना बेहद जरूरी है। क्यों? इसका क्या महत्व है? इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, ये इस बात का सबूत है कि ट्रायल नैतिक रूप से और GCP के नियमों के अनुसार किया गया। सबूत? हाँ। दूसरा, ये सबूत है कि जो डेटा इकट्ठा किया गया है वो भरोसेमंद है, एक्यूरेट है।
अगर कोई रेगुलेटर या ऑडिटर आता है तो वो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को देखकर तय करता है कि ट्रायल ठीक से हुआ या नहीं। अगर कोई चीज लिखी नहीं है तो वो मानेंगे कि वो हुई ही नहीं। समझ गया। तो इन जरूरी दस्तावेजों को क्या कहते हैं और ये कहाँ रखे जाते हैं? जीसीपी की भाषा में इन्हें आवश्यक दस्तावेज या एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। ये वो सारे पेपर्स हैं, चाहे वो कागज पर हों या इलेक्ट्रॉनिक, जो मिलकर ये दिखाते हैं कि ट्रायल कैसे चला और डेटा क्वालिटी कैसी है। और इन्हें रखते कहाँ हैं? इन्हें मुख्य रूप से 2 फाइलों में ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक होती है ट्रायल मास्टर फाइल यानी TMF। ये स्पॉन्सर के पास होती है और इसमें पूरे ट्रायल से जुड़े सभी साइट्स के सारे जरूरी दस्तावेज होते हैं। अच्छा, ये सेंट्रल फाइल हुई। हाँ, और दूसरी होती है इन्वेस्टिगेटर साइट फाइल यानी ISF। ये हर इन्वेस्टिगेटर अपनी साइट पर मेंटेन करता है। इसे अक्सर रेगुलेटरी बाइंडर भी कहते हैं। इसमें उस खास साइट से जुड़े सारे जरूरी दस्तावेज होते हैं। TMF स्पॉन्सर के पास, ISF साइट पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकते हैं। जी हाँ, आजकल ज्यादातर ETMF और EISF ही होते हैं। उनके लिए भी खास नियम है। इनमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं? कुछ उदाहरण? ICH-GCP ने इन्हें 3 हिस्सों में बांटा है: ट्रायल शुरू होने से पहले, ट्रायल के दौरान और ट्रायल खत्म होने के बाद। जैसे ट्रायल शुरू होने से पहले के दस्तावेजों में शामिल होंगे इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर IB, साइन किया हुआ प्रोटोकॉल, RIB-ISE की मंजूरी का पत्र, इन्वेस्टिगेटर और उसकी टीम के CVs, इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर्म का टेम्पलेट वगैरह। ठीक। और ट्रायल के दौरान वाले दस्तावेजों में आएंगे प्रोटोकॉल या IB में हुए बदलाव और उनकी मंजूरी, हर पार्टिसिपेंट का साइन किया हुआ कंसेंट फॉर्म, सोर्स डॉक्यूमेंट्स जैसे मरीज की मेडिकल फाइल, भरे हुए CRFs, सेफ्टी रिपोर्ट्स जैसे SAs की जानकारी, मॉनिटरिंग विजिट की रिपोर्ट्स, दवा का हिसाब किताब, IP लॉग, किसने क्या काम किया उसका रिकॉर्ड, डेलीगेशन लॉग, बहुत सारे होते हैं। और ट्रायल खत्म होने के बाद में फाइनल रिपोर्ट, दवा का अंतिम हिसाब, ऑडिट हुआ तो उसका सर्टिफिकेट, और सबसे अहम क्लिनिकल स्टडी रिपोर्ट CSR, जिसमें पूरे ट्रायल के नतीजे होते हैं। ये सब संभाल कर रखना पड़ता है कई सालों तक। ये तो काफी डिटेल्ड काम है। हाँ, पर ये पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए जरूरी है। बिल्कुल। चलिए, आप थोड़ा भारत के संदर्भ में बात करते हैं। यहाँ क्लिनिकल रिसर्च की नैतिकता और नियमों की देखरेख कौन करता है? भारत में जो मुख्य संस्था है वो है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR। जी, ICMR अंतर्राष्ट्रीय नैतिक सिद्धांतों को भारत के अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और कानूनी संदर्भ में कैसे लागू किया जाए, इसके लिए दिशा निर्देश जारी करता है। तो क्या भारत के दिशा निर्देश अंतर्राष्ट्रीय मानकों से अलग हैं या उनमें कुछ खास बातें हैं? वो अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों पर ही आधारित हैं, जैसे हेलसिंकी और बेलमोंट रिपोर्ट। लेकिन ICMR उन्हें भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालता है। जैसे भारत में परिवार और समुदाय की भूमिका काफी अहम है। हाँ, यहाँ फैसले अक्सर मिलजुल कर लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो ICMR दिशा निर्देश व्यक्तिगत सहमति, इंडिविजुअल कंसेंट पर पूरा जोर देते हुए भी इस सामाजिक सच्चाई को ध्यान में रखते हैं, लेकिन ये स्पष्ट करते हैं कि आखिरी फैसला व्यक्ति का ही होगा। और संवेदनशीलता, वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ खास है? हाँ, ICMR की 2017 की गाइडलाइंस वल्नरेबिलिटी की बहुत व्यापक परिभाषा देती हैं। इसमें सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर या बीमार लोग ही नहीं आते, बल्कि वो लोग भी आते हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं या किसी हायरार्की में है, जैसे छात्र या कर्मचारी जहां उन पर दबाव बनाया जा सकता है, या फिर खास समुदाय जैसे आदिवासी आबादी। गाइडलाइंस कहती हैं कि ऐसे संवेदनशील समूहों की सुरक्षा का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एथिक्स कमेटियों के बारे में? ICMR गाइडलाइंस भारत में एथिक्स कमेटियों की बनावट, उनकी भूमिका, जिम्मेदारियां, उनके काम करने के तरीके SOPs, सदस्यों की ट्रेनिंग, हितों के टकराव, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे मैनेज करना है, इन सब पर बहुत विस्तार से निर्देश देती है। और अगर ट्रायल के दौरान किसी को नुकसान हो जाए तो? ये एक और खास बात है। ICMR कहता है कि अगर रिसर्च की वजह से प्रतिभागी को कोई क्षति पहुंचती है तो उसके मुआवजे की व्यवस्था करना उस संस्था की जिम्मेदारी है जहां रिसर्च हो रही है। और ये सिर्फ दवा कंपनियों के ट्रायल्स पर नहीं, हर तरह की बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च पर लागू होता है।
ये तो पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बड़ी सुरक्षा है। जी हाँ। और एक चीज और, खासकर पब्लिक हेल्थ रिसर्च के लिए आईसीएमआर समुदाय के साथ जुड़ने, कम्युनिटी एंगेजमेंट के महत्व पर भी जोर देता है। अब भारत में अलग अलग तरह के इंटरवेंशन जैसे दवाएं, मेडिकल डिवाइस, टीके, हर्बल उपचार, इनके लिए नियम कैसे अलग होते हैं? क्या सबके लिए एक जैसे ट्रायल्स होते हैं? नहीं, सबके लिए एक जैसे नहीं होते। भारत का रेगुलेटर सीडीएससीओ, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जोखिम और नवीनता के आधार पर नियम तय करता है। इसे रिस्क बेस्ड या प्रोपोर्शनेट रेगुलेशन कहते हैं। जैसे दवाओं के लिए? नई दवाओं के लिए तो वही चरणबद्ध तरीका है, फेज 1, 2, 3, 4 ट्रायल्स। इसके लिए न्यू ड्रग्स इन क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स 2019 है। रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड ट्रायल आरसीटी को गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और मेडिकल डिवाइस या डायग्नोस्टिक किट्स? उनके लिए रास्ता थोड़ा अलग और ज्यादा लचीला है। मेडिकल डिवाइसेस रूल्स 2017 के तहत डिवाइस को उनके रिस्क के आधार पर क्लास ए, बी, सी, डी में बांटा जाता है। क्लास ए सबसे कम रिस्क, डी सबसे ज्यादा। रिस्क के हिसाब से क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत पड़ सकती है, जिसमें उनकी सेफ्टी और परफॉर्मेंस दिखानी होती है। और टीके? वैक्सीन्स। टीकों के लिए खास ध्यान उनकी इम्यूनोजेनेसिटी, यानी वो शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करते हैं या नहीं, और क्लिनिकल प्रभावकारिता पर होता है। इनके लिए भी सीडीएसईओ की अलग गाइडलाइंस है। और हाँ, जीएमपी तो अनिवार्य है ही। हर्बल दवाएं या फाइटोफार्मास्यूटिकल्स। अगर कोई मानकीकृत पौधे आधारित दवा, स्टैंडर्डाइज्ड प्लांट बेस्ड फॉर्मुलेशन है, तो सीडीएसईओ उसे नई दवा की तरह रेगुलेट कर सकता है। उसके लिए भी क्लिनिकल ट्रायल डेटा चाहिए होता है, जिसमें फेज 1 भी शामिल हो सकता है। हाँ, अगर उसके पारंपरिक इस्तेमाल का मजबूत इतिहास है तो कुछ छूट मिल सकती है। मतलब हर चीज के लिए जरूरत के हिसाब से नियम है। जी, वन साइज फिट्स ऑल वाला अप्रोच नहीं है। अब कुछ ऐसे रिसर्च क्षेत्रों की बात करते हैं जहां नैतिक चुनौतियां और भी ज्यादा गहरी हो सकती हैं, जैसे प्रत्यारोपण। ट्रांसप्लांटेशन। हाँ, प्रत्यारोपण रिसर्च में नैतिकता के कई पेचीदा सवाल उठते हैं। इसमें डोनर भी है, रेसिपिएंट भी है, अंगों का बंटवारा कैसे हो, जस्टिस, सहमति कैसे ली जाए। यहाँ बेलमोंट रिपोर्ट के सिद्धांत सम्मान, उपकार, न्याय बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और जीनोट्रांसप्लांटेशन, यानी जानवरों के अंग इंसानों में लगाना, वो तो और भी ज्यादा जटिल है। इसमें सबसे बड़ा खतरा है जूनोसिस का, यानी जानवरों की बीमारियां इंसानों में फैलने का। इसके लिए बहुत ही सख्त नियम होते हैं, और जिन्हें अंग मिलता है उनकी शायद जिंदगी भर निगरानी करनी पड़ती है। और भ्रूण ऊतक अनुसंधान, फीटल टिश्यू रिसर्च, ये तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। बेहद संवेदनशील। इसके लिए नियम बहुत कड़े हैं। सबसे जरूरी ये है कि गर्भपात का फैसला और भ्रूण ऊतक दान करने का फैसला, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं होना चाहिए। मतलब ऊतक दान की संभावना से गर्भपात का फैसला प्रभावित न हो। कोई दबाव या लालच ना हो। बिल्कुल। और ऊतक की खरीद फरोख्त पर सख्त पाबंदी होती है। इसके लिए खास तरह की सहमति और अक्सर विशेष निगरानी समितियों की जरूरत होती है। आईसीएमआर के दिशा निर्देशों में भी इसका जिक्र है। और आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, एआरटी, यानी कृत्रिम गर्भाधान तकनीकें भी काफी आम हो गई हैं। इनके क्या नैतिक पहलू हैं? एआरटी से जुड़े नैतिक मुद्दे भी बहुत हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे नए मानव जीवन के निर्माण से जुड़े हैं। भ्रूण की नैतिक स्थिति क्या है, अतिरिक्त भ्रूणों का क्या किया जाए, गैमीट डोनर्स, स्पर्म एग डोनर्स के अधिकार क्या हैं। भारत में अब इसके लिए कानून भी है ना? हाँ, भारत में अब एआरटी रेगुलेशन एक्ट 2021 और सरोगसी रेगुलेशन एक्ट 2021 लागू है। ये कानून एआरटी क्लिनिक्स और बैंकों को रेगुलेट करते हैं, एक नेशनल रजिस्ट्री बनाते हैं, कौन इन तकनीकों का इस्तेमाल कर सकता है, एलिजिबिलिटी ये तय करते हैं, और खास तौर पर कमर्शियल सरोगसी पर रोक लगाते हैं। सिर्फ परोपकारी एल्ट्रिस्टिक सरोगसी की इजाजत देते हैं। इनमें भी सहमति और पारदर्शिता बहुत जरूरी होगी। बिल्कुल। प्रक्रिया, सफलता दर, जोखिम, खर्चे, इन सब के बारे में पूरी और साफ जानकारी देना और सोच समझकर सहमति लेना बहुत जरूरी है। इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में नैतिक निगरानी और भी ज्यादा सख्त होती है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो ये क्लिनिकल रिसर्च की दुनिया एक तरह का निरंतर संतुलन साधने का प्रयास है। हाँ, वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा और नैतिक जिम्मेदारी के बीच एक संतुलन। और जीसीपी, आईसीएमआर दिशा निर्देश, ये सब क्या हैं? ये सिर्फ नियम नहीं हैं। नहीं, ये सिर्फ नियम कानून की लिस्ट नहीं है। ये वो ढांचे हैं जो ऐतिहासिक सबकों से सीखकर बनाए गए हैं
और लगातार विज्ञान और समाज के साथ विकसित हो रहे हैं। इनके पीछे का क्यों समझना जरूरी है, सहमति क्यों, आईआरबी क्यों, डॉक्यूमेंटेशन क्यों, ये समझना कि कैसे अलग-अलग हिस्से आईआरबी, इन्वेस्टिगेटर, स्पॉन्सर मिलकर एक सुरक्षा तंत्र बनाते हैं। और ये भी कि अच्छी नैतिकता ही भरोसेमंद वैज्ञानिक डेटा की नींव है। ये दोनों साथ-साथ चलते हैं। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए ये सब जानने का क्या मतलब है? उन्हें क्यों परवाह करनी चाहिए? देखिए, ये समझना कि नई दवाएं और इलाज कैसे विकसित होते हैं, कैसे उनकी जांच होती है, ये हमें एक जागरूक नागरिक और एक सूचित मरीज बनाता है। जब हम किसी नए ट्रीटमेंट के बारे में सुनते हैं, तो हमें यह विश्वास होता है कि उसे हम तक पहुंचाने से पहले एक सख्त नैतिक और वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारा गया है। यह हमें सशक्त बनाता है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल भविष्य पर सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायग्नोसिस में, यहाँ तक कि ट्रायल डिजाइन में भी अपनी जगह बना रहा है, और हम जीन थेरेपी जैसे बिल्कुल नए और शक्तिशाली इलाजों की दहलीज पर खड़े हैं। हाँ, ये बहुत तेजी से बदलता हुआ क्षेत्र है। तो सवाल ये है कि हमारे मौजूदा नैतिक ढांचों को इन नई चुनौतियों के लिए और कैसे ढलना होगा, कैसे बदलना होगा, कौन से नए चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत पड़ेगी ताकि हम तेज, ज्यादा पर्सनलाइज्ड इलाज की तलाश में कहीं मरीजों की सुरक्षा और डेटा की सच्चाई से समझौता ना कर बैठें। ये वाकई एक बड़ा और जरूरी सवाल है जिस पर लगातार सोचने और काम करने की जरूरत होगी। विज्ञान बढ़े पर इंसानियत पीछे न छूटे। बिल्कुल। इस पर विचार किया जा सकता है।